हेलो फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर्स है तो हम उसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। तो इन स्पेस मैंने आपको पढ़ाया था पीटी 365 में। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक लॉन्च किया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जो कि एक इंडस्ट्री बॉडी है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो भी कंपनीज हैं उनको मिला के बनाया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अब मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें तो ये जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो एक इंडिपेंडेंट और सिंगल विंडो एजेंसी की तरह काम करेगी, जो कि सारे प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप को इंक्लूड करके बनेगी। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है वो वर्क करेगी ग्लोबल लिंकेज, मतलब जो भी ग्लोबली हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के साथ लिंकेज करेगी कि हमारे लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर सकें और हमारी कंट्री को एक हाई स्किल्स मतलब हाई स्किल डिफेंस सेक्टर बना सके, मतलब स्पेस के बारे में, और हाई स्किल्स जॉब्स को क्रिएट कर सके। स्पेस रिफॉर्म विया इंडियन स्पेस एजेंसी जो है विल बी बेस्ड ऑन 4 पिलर्स पे वो बेस्ड है स्पेस टेक्नोलॉजी के। पहला तो है कि फ्रीडम देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को कि वो इनोवेट कर सके। दूसरा है गवर्नमेंट को एज एन एनेबलर कि गवर्नमेंट जो है ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर पाए। प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन, प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्पेस इंडस्ट्री। ऑब्वियसली जो हमारी यूथ जनरेशन है हमारे इंडिया में, आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूथ है, मतलब यूथ पॉपुलेशन है, तो उसको जो है यूज़ करें, उन पॉपुलेशंस को यूज़ करें स्पेस इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने में फ्यूचर में, एंड इंश्योरिंग दैट स्पेस सेक्टर जो है वो एक कॉमन रिसोर्स की तरह यूज्ड हो फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, नाउ लेट्स कम टू स्टेटस ऑफ इंडियन स्पेस इंडस्ट्री। अगर बात करें तो ड्रिवन, ये जो है हमारी जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है वो पूरी तरह पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ड्रिवन बाय पब्लिक सेक्टर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो भी वेल डेवलप्ड मतलब इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है मोस्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड है पूरे वर्ल्ड में, और वो स्टेट ओन्ड एजेंसी से ही बने हैं, जैसे कि इसरो हो गई। फिर हाई इकोनॉमिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो करंट ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जो है वो $US 360 बिलियन है, जिसमें इंडिया जो है 2% अकाउंट करता है, और इंडियन स्पेस सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 48% ऑफ CAGR इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। लिमिटेड पार्टिसिपेशन है हमारे सेटेलाइट, लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन सेटेलाइट एंड ग्राउंड बेस्ड सर्विसेज इन ग्लोबल स्पेस मार्केट। अगर बात करें तो रॉकेट एंड सेटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो है, जहाँ पे इसरो स्पेसिफाई करता है ओनली 5% शेयर है वहाँ पे, और सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम जो है वो सिर्फ रिमेनिंग, वो पूरे रिमेनिंग 95% जो है अकाउंट करते हैं। तो आपने देख लिया कि सैटेलाइट और हमारे ग्राउंड बेस्ड सिस्टम जो है वो ज़्यादा अकाउंट करते हैं एज कम्पेरिजन टू रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये स्टेटस है हमारे स्पेस इंडस्ट्री का। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो सर्टेन लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्लूड कर रही है प्राइवेट सेक्टर का, बट वो गवर्नमेंट किसमें, रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। बट गवर्नमेंट चाह रही है कि पूरी तरह जो है हमारे मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्वॉल्व करे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बेटर एनहांस हो पाए। ओके, नाउ लेट्स कम टू नीड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अगर बात करें तो ऑब्वियसली डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। इसरो जो है इतनी डिमांड को कैटर नहीं कर सकता जो भी स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में वो हो रही है, बिकॉज क्या हो रहा है, चारों तरफ से कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। जब मैंने हाइपरसोनिक व्हीकल आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने, चाइना ने अभी कुछ लॉन्च किया है, तो इंडिया को भी अपना डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया की इतनी डिमांड बढ़ रही है तो उसके कारण इंडिया को प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। फिर दूसरा है टू इनेबल इसरो टू फुलफिल इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली इसरो के कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं जो कि डिले हो जाता है उनको फुलफिल करने में, क्योंकि इसरो जो है अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसरो का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि R&D हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, ये सब चीज़ें। तो वो इसरो जो है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स में। फिर इंक्रीज इंडिया शेयर इन ग्लोबल स्पेस मार्केट। ऑब्वियसली इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल स्पेस मार्केट में इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें तो वो 9% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर बाय 2030 तक हो जाएगा, बट ये तभी अचीव करा जाएगा जब हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। फिर टू सिक्योर आर स्पेस कैपेबिलिटीज एंड मेक देम मोर रोबस्ट। ऑब्वियसली दिस कैन बी डन, कैसे करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस द मेनी डिफरेंट सैटेलाइट्स एंड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करेंगे। तो फिर टू एक्सपैंड सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज, एज ऑफ अगस्त 21 की अगर बात करें तो इंडिया जो है ओनली 3 लाख सैटेलाइट कम्युनिकेशन कस्टमर्स है इंडिया में, और जो कि यूएस से अगर कंपेयर किया जाए तो यूएस में 45 लाख है और 21 लाख जो है यूरोपियन यूनियन में है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है हमारे
डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। टू अचीव जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के कारण हमारे जियोपॉलिटिकल लेवल पे, स्पेस पे चीज़ें कम हो रही हैं, इंडिया जो है पीछे कहीं ना कहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमारे ये सब चीज़ों में भी हेल्प करेंगे। फिर न्यू स्पेस इन इंडिया, न्यू स्पेस इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना जो है एंटरप्रेन्योरशिप का है, जो कि डेवलप करेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि स्पेस पे फोकस करेंगे यूजिंग प्राइवेट फंडिंग, ठीक है, तो इसके लिए भी हेल्प करेंगे। और अदर फैक्टर्स अगर बात करें तो इनोवेशन अट्रैक्ट करेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एनहांस करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है उसको एनहांस करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं चैलेंजेस क्या हैं। अब हो तो गया कि प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व तो कर लेंगे, क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्यों ज़रूरी है प्राइवेट सेक्टर, बट कंसर्न्स रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अब प्राइवेट सेक्टर को हमने अगर पार्टिसिपेट करवा लिया तो व्हाट आर द कंसर्न्स, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर जो पार्टिसिपेट करेंगे उनसे वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला है मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड, ऑब्वियसली स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और हैवी इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए होती है, तो जो भी रिच कॉर्पोरेट है वही बस कर पाएंगे, जो स्मॉल कॉर्पोरेट है उनको वो जो है नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए मोनोपोलाइजेशन ऑफ सेक्टर हो सकता है। सोशल वेलफेयर में टेक अ बैक सीट बिकॉज स्पेस प्रोग्राम्स जो है इसरो लाइक रिमोट सेंसिंग हो गए, लैंड यूज़ हो गया, रिसोर्स मैपिंग हो गया, ये जो है किसी तरह सोशल वेलफेयर को एनहांस करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर्स का अगर कोई लैंड है ख़राब है तो अगर हम जीआईएस बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है हमारे फार्मर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बट क्या है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑलवेज वांट्स अ प्रॉफिट, ओके। सो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सेटबैक पे जा सकती हैं, लोग उस पर फोकस नहीं कर सकते, तो सोशल वेलफेयर भी हमारा इम्पैक्ट होगा। तो दीज आर कंसर्न्स रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। नाउ लेट्स कम टू चैलेंजेस एसोसिएटेड विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अब चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के, तो पहला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इसरो जो है पूरी तरह हमारा रेगुलेटर और ऑपरेटर की तरह काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आ सकता है प्राइवेट सेक्टर और इसरो के बीच, ओके। फिर प्रोसीजरल हर्डल्स की अगर बात करें तो कंपनीज जो है उनके लिए, जब भी कंपनीज कोई प्रोजेक्ट के लिए जाती है तो उनको बहुत सारे मल्टीपल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, जिसके कारण डिले होता है प्रोजेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, तो ईआईए जब लॉन्च हुआ तो उसमें बहुत सारी कंपनीज को जो है जो चीज़ें लेनी पड़ी, तो एज अ ईआईए का एक ड्रॉबैक इसी टाइप का है कि कंपनीज को इतना ज़्यादा प्रोसीजरल मतलब उनको वो लेना पड़ता है, अपने अप्रूवल लेना पड़ता है, तो जिसके कारण बहुत लेट हो जाता है, टाइमलाइन डिले हो जाती है। फिर लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट अगर बात करें तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है किसी भी डेफिनेशन का, स्कोप का, कि कितना प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है स्पेस सेक्टर में। फिर एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी, सो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट फ्रेमवर्क एट अ नेशनल लेवल अगर बात करें, और विच कुड प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडलाइंस टू टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। फिर लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो एज इसरो वर्क्स ऑन ट्रेडिशनल वेंडर सप्लायर मॉडल, मोस्ट intellectual property is owned by an organization itself, okay। currently private players जो है उनका 100% FDI लिमिट है, that is subjected to government approval। जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक प्राइवेट सेक्टर हमारे पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते डिफेंस सेक्टर में, ओके। सो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट। सो ये हमारे चैलेंजेस हैं। नाउ लेट्स कम टू चार्टिंग द रोड है अहेड की अगर बात करें तो रेगुलेटरी क्लैरिटी, ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, जो भी पर्पस है रेगुलेशन का उसको पूरी तरह इंश्योर करना, कंप्लाइंस करना, इंडिया के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ उनको लाइबिलिटी प्रोवाइड करना, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ाना, तो ये सब हमको हेल्प करेगा। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, ठीक है, जो कि इसरो को गवर्न कर पाए, मतलब जैसे कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर आपको स्टेब्लिश करना चाहिए टू गवर्न इसरो एंड इट्स एफिलिएट्स एज वेल एज द न्यू प्राइवेट फर्म्स, और ये सेपरेट लाइसेंस भी आपको देने चाहिए। फिर इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर, ऑब्वियसली अगर आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा कैटर हो गए कि वो जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए स्पेस सेक्टर में। एफडीआई रिफॉर्म्स भी हमको करने चाहिए। गवर्नमेंट कैन कंसीडर इम्प्लीमेंटिंग दैट टेलीकम्युनिकेशन एफडीआई मॉडल, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है अप टू 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट अगर 50% से ज़्यादा है तो हमको गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी चाहिए। अदर स्टेप्स की अगर बात करें तो आईपी सेंट्रिक पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए रिफॉर्म के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहिए, ठीक है, और देयर इज अ नीड फॉर कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेटिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, ओके। सो दिस इज द
इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इंडियन स्पेस को प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए इंडियन स्पेस में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नोबल प्राइज़, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नोबल प्राइज़ इतना ज़रूरी नहीं है कि किसको किस में मिला है, बट हाँ ये ज़रूरी है कि किस चीज़ के लिए मिला है। पहली चीज़ का नोबल प्राइज़ होता क्या है, जैसे कि आपने देखा यूपीएससी में अवार्ड्स आए हैं इस बार, तो यू मस्ट कंसीडर इट वेरी थरली। एंड नोबल प्राइज़ किस में मतलब मेडिसिन में किसको मिला है, फिजिक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, बिकॉज ये जो है जो वन फैक्चुअल एग्जाम्स आते हैं उसमें पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोबल प्राइज़ एंड रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है उन्होंने अभी विनर्स अनाउंस किए हैं मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 2021 ईयर्स के लिए। तो उससे पहले हम नोबल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं, फिर हम देखते हैं इंडिया में किसको किसको मिला है। तो नोबल प्राइज़ एक क्या है, इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि कौन एडमिनिस्टर करते हैं, नोबल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन, जो कि पीपल्स को अवार्ड किया जाता है जो ह्यूमन काइंड मतलब जो भी मेन जो भी हमारी पॉपुलेशन है उनके लिए बेनिफिट के लिए, ग्रेटेस्ट बेनिफिट के लिए वो बनाते हैं इन प्रीवियस 12 मंथ्स में जो भी उन्होंने इन्वेंशन किया है उसके लिए। उनको एनुअली अवार्ड दिया जाता है फ्रॉम और फंड दिया जाता है दैट एल्फ्रेड नोबल सेट असाइड इन 1895 विल फॉर द पर्पस। एल्फ्रेड नोबल को भी मिला था ओन इन्वेंशंस के लिए, जैसे कि ब्लास्टिंग कैप, डायनेमाइट एंड स्मोकलेस गन पाउडर। अब अगर कैटेगरीज बताएं किसमें किसमें दिया जाता है, तो ये 1901 में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ था। और प्राइजेस जो है पहले पहले अवार्ड दिया जाता था मेडिसिन, लिटरेचर एंड मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और जिसको मेडिसिन भी बोलते हैं, लिटरेचर एंड पीस, इन 5 कैटेगरी में दिया जाता था। बट 6th अवार्ड जो है अभी इकोनॉमिक साइंसेस के लिए भी दिया जाता है और वो कौन देते हैं, रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन, एंड वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन 1969 में दिया गया। तो क्या अब अवार्ड तो दे दिए गए, पर क्या विनर्स रिसीव करते हैं अवार्ड पाने के बाद, ठीक है। तो 3 चीज़ें वो रिसीव करते हैं। पहला है नोबल डिप्लोमा मिलता है, ठीक है। दूसरा है नोबल मेडल मिलता है। तीसरा है कैश प्राइज मिलता है 10 मिलियन का स्वीडिश क्रोना से, ठीक है। दे विल हैव टू डिलीवर अ लेक्चर टू रिसीव द मनी, उनको लेक्चर डिलीवर करना पड़ता है मनी को रिसीव करने के लिए। अब हु अवार्ड्स द प्राइज, कौन देते हैं प्राइज, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है ऑफ साइंसेस है, वो नोबल प्राइज फिजिक्स और केमिस्ट्री में देते हैं और मेडिसिन में देते हैं, नहीं केमिस्ट्री में देते हैं। और मेडिसिन में जो नोबल प्राइज़ मिलता है वो नोबल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में देते हैं। ओके, प्राइज विनर्स को लॉरेट्स बोला जाता है टू सिग्निफाई दैट लॉरियल वेल्थ गिवन टू विक्टर्स ऑफ कंटेस्ट इन एशियन ग्रीस। मोर देन वन बट नॉट मोर देन, मतलब 1 से 3 लोगों को ही मिलता है नोबल प्राइज़, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है, नोबल प्राइज़। ओके, सो दिस इज़ द नोबल प्राइज़ का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ लेट्स कम टू इंडिया में किनको किनको मिला है। तो इंडिया के नोबेल प्राइज़ विनर्स है सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला था। उनके किस लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ज्यूमेट स्किल जो है मतलब प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स उन्होंने क्रिएट किया था। फिर सीवी रमन को मिला था नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में 1930 में फॉर द वर्क रमन इफेक्ट के लिए। फिर हर गोविंद खोराना को मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, जिन्होंने जेनेटिक कोड और फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस का इंटरप्रिटेशन किया था। मदर टेरेसा को मिला था सोशल वेलफेयर के लिए, जिन्होंने सफरिंग ह्यूमैनिटी जो भी सफ़र करी थी उनको हेल्प किया था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1983 में, जिन्होंने फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करके स्ट्रक्चर और इवेल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए बताया था कुछ। फिर अमृत सेन को नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस मिला 1998 में फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। फिर वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2009 में, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स को स्टडी करने के लिए। फिर कैलाश सत्यार्थी को मिला है नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में फॉर द चिल्ड्रन, जो भी चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहे हैं उनके लिए। फिर अभिजीत बनर्जी को अभी रिसेंटली 2019 में मिला है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस फॉर ग्लोबल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेट ग्लोबल पॉवर्टी। तो 5 ऑफ देम आर इंडियन सिटीजन एंड 4 आर इंडियन ऑरिजिन। ओके, तो नोबेल प्राइज़ इन अभी लेटेस्ट वाला जो है आपको ज़रूरी है याद करने के, तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को। याद कर लीजिए किसको, अभिजीत बनर्जी को, फॉर व्हाट, एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच उन्होंने बनाया है।
ओके, सो नाउ लेट्स कम टू नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला किस वर्क के लिए मिला है? तो जो भी हमारा अर्थ सिस्टम है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फिजिकल अर्थ जो है एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वन ऑफ द प्राइज़ जो है अवार्ड किया गया है सिकुरो मनाबे एंड क्लॉज हेज़लमैन को, क्योंकि उन्होंने एक फिजिकल अर्थ्स के क्लाइमेट का फिजिकल मॉडलिंग किया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड हाफ जो है अवार्ड दिया गया है गियोर्गियो पारिसी को फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम। ठीक है, अर्थ एज अ सिस्टम कितना उसमें फ्लक्चुएशन होता है, कितना डिसऑर्डर क्रिएट होता है, उसके लिए दिया गया है। अब हम देखते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम एंड वर्क ऑफ नोबेल लॉरेट्स। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है? जो कि किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल चीज़ों से डिस्क्राइब करने में हमको डिफ़िकल्टी होती है और डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, वो रैंडमनेस और डिसऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो प्राइस जो है, तो आपको पता है कि अर्थ क्लाइमेट्स जो है वो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, बिकॉज उसके लॉन्ग टर्म बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है और मैथमेटिकली आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। फिर सिकोरो मनाबे जो थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे अर्थ का क्लाइमेट जो है, अर्थ का जो टेम्परेचर है सरफेस पे, वो भी इंक्रीज हो रहा है। फिर गेर्गियो पारिसी ने एक हिडन पैटर्न्स डिस्कवर किया जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल में हमको दिखते हैं, और उन्होंने विथ हिज स्पिन ग्लास एक्सपेरिमेंट उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की। ओके, फिर आते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ वर्क की अगर बात करें तो कैसे हमको हेल्पफुल करेगा। तो क्लाइमेट चेंज मॉडल्स में हमको हेल्प करेंगे। इन 1960s अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल ऑफ अर्थ क्लाइमेट लेड द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करंट मॉडल क्लाइमेट मॉडल। ऑब्वियसली जो पहले डिस्कवर हुआ था वो हमको अब हेल्प कर रहे हैं। फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडम फिनोमिना, ये डिस्कवरीज हमको हेल्प करेंगी और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी कि क्या रैंडम मटेरियल्स होते हैं और फिनोमिनाज होते हैं। और डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ओके, सो दीज आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्क। नाउ लेट्स कम टू नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है टेम्परेचर और टच को जो भी रिसेप्टर्स यूज करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, मैंने जब आपको क्रिस्पर कैस9 पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि इस टाइप का ये होता है और इसमें एक रिसेप्टर इस टाइप का लगा रहता है। तो जब ये रिसेप्टर बाइंड होता है किसी के साथ, मतलब ये आइडेंटिफाई करता है मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप का एक रिसेप्टर्स होता है जो हमको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसीलिए इसमें अभी डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है हमको नोबेल प्राइज। तो ये किसको मिला है? डेविड जूलियस एंड एंड्रिम पेटापोटियन। ठीक है, तो अबाउट द रिसेप्टर्स एंड वर्क ऑफ नोबेल लॉरेट्स की बात करते हैं। तो इन ह्यूमन बॉडी अगर बात करें तो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ह्यूमन बॉडी में वो पूरी तरह हीट और मैकेनिकल प्रेशर के लिए सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स नहीं होते। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो हमारे, अगर हमको हीट टच करे या हमको कुछ जलन महसूस हो रही है तो हमारे कुछ सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम, वो हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं। ओके, तो डेविड जूलियस ने अभी कैप्सिसिन करके एक उसको यूटिलाइज किया है जो कि एक पंजन कंपाउंड है चिली पेपर्स का। अगर वो जो है हमारी बॉडी पे पड़ जाए तो हमको बर्निंग सेंसेशन ऐसा लगता है कि हमारा हाथ बर्न हो रहा है, जिसके कारण हमारे वो सेंसर्स जो है नर्वस सिस्टम के वो हम उनको पता चलता है कि हमारे जो स्किन है उसको हीट के लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ही एंड हिज टीम लुक्ड फॉर अ जीन दैट कुड इंड्यूस अ रिस्पॉन्स टू कैप्सिकन सेल्स इन कैप्सिसिन इन द सेल्स। ठीक है, तो उन्होंने एक जीन का देख रहे हैं कि जो हमारे लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो दे फाउंड वन इन नोवेल आयन चैनल प्रोटीन जिसको उन्होंने नाम दिया TRPV1। तो TRP का फॉर्म है ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल और VR1 का नाम है वेनिलॉइड रिसेप्टर 1। ये दोनों पार्ट है सुपर फैमिली के जो कि TRP का है। इट इज़ फाउंड दैट TRPV1 जो है वो एक्टिवेट तब होता है जब टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए और वो हमारे बॉडी के बॉडी पेन थ्रेशोल्ड के एकदम क्लोज्ड हो। ओके, फिर एंडियम पेटापोशियन जो थे उन्होंने प्रेशर सेंसिटिव सेल्स को यूज़ किया एक नोबल क्लास ऑफ सेंसर्स को डिस्कवर करने के लिए जो कि मैकेनिकल स्टिमुलाई जो है स्किन की और इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए। पेटापोचियन और उनके कलीग्स जो थे उन्होंने 72 पोटेंशियल जीन्स को आइडेंटिफाई किया जो कि एनकोड करेंगे आयन चैनल रिसेप्टर को और ट्रिगर करेंगे सेंसिटिविटी। ठीक है, तो
ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू एप्लीकेशन। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, ऑब्वियसली ये दोनों हमको हेल्प करेंगे कि हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ट्रीटमेंट हो पाएगा। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेंसर्स अलॉन्ग विद डिस्कवरीज स्पेसिफिक जीन्स एंड प्रोटीन्स एंड पाथवेज, द साइंसेस पॉनियर्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, ये जो है इंसाइट प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर उन पेन को सही करने में। इंक्रीजिंग प्रिसिशन ऑफ ड्रग्स, तो ये ऑब्वियसली हमारे जो ड्रग डेवलप हो रहे हैं उनको प्रिसिशन मतलब उनको अच्छे से डेवलप करने में भी हेल्प करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। नाउ लेट्स कम टू नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो अभी जो नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया है वो ऑर्गेनो कैटलिसिस के लिए दिया गया है। तो आई होप आप जानते होंगे कैटलिस्ट क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो भी किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल या फिर उसको एनहांस करते हैं या फिर उसको एक्सेलरेट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, कि वो जो है फाइनल प्रोडक्ट दे पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैटलिस्ट एंड कैटलिटिक कन्वर्टर, अगर जो कार में लगे होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस को जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, हार्मलेस मॉलिक्यूल्स में। ओके, अभी किसको मिला है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021 जो है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को दिया गया है। रिसर्चर्स ने बिलीव किया कि यहाँ 2 टाइप्स के कैटलिस्ट अवेलेबल हैं अभी तक। ठीक है, जो कि मेटल्स, मेनली हैवी मेटल्स होते हैं, एंजाइम्स नेचुरली अकरिंग हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट दोनों के लिमिटेशंस क्या क्या है, हैवियर मेटल्स है इसलिए वो एक्सपेंसिव और टॉक्सिक ज़्यादा होंगे ह्यूमन और एनवायरमेंट बोथ के लिए। और एंजाइम्स ऑन द अदर हैंड अगर बात करें वो तभी एक्ट कर सकते हैं जब उनके साथ वाटर यूज़ किया गया हो एज अ मीडियम इन केमिकल रिएक्शन। तो बेंजामिन और डेविड मैकमिलन ने थर्ड कैटलिस्ट एस्टेब्लिश किया, विच उनको नेम दिया उन्होंने ऑर्गेनो कैटलिस्ट, जो कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर बात करें इसकी तो इको फ्रेंडली है बिकॉज ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किया गया है। ठीक है, और एनवायरनमेंट को ज़्यादा इम्फेक्ट नहीं करेगा और चीप होगा, मतलब प्राइस भी कम होगा, एफिशिएंट होगा। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन बी यूज टू ड्राइव मल्टीट्यूड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। कैटलिस्ट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, ये सब में भी हेल्प करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू एसिमेट्रिक कैटलिस्ट। तो एसिमेट्रिक कैटलिस्ट की अगर बात करें तो ड्यूरिंग केमिकल कंस्ट्रक्शन, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, एक सिचुएशन आती है जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो केमिस्ट ऑफन जस्ट वांट वन ऑफ दिस मिरर इमेजेस पर्टिकुलरली व्हेन प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल, बट इट हैव बीन डिफिकल्ट टू फाइंड एफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कैटलिस्ट जो होता है, लिस्ट एंड मैकमिलन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया बाय यूजिंग नेचुरल कंपाउंड बहुत सारे, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए। अमीनो एसिड्स को यूज करके मतलब अमीनो एसिड्स एज अ कैटलिस्ट को यूज करके उन्होंने ओनली वन स्पेसिफिक मिरर इमेज फाइंड की जो कि एंड प्रोडक्ट मिला, और दिस वाज, उसी को उन्होंने लेटर नेम दिया एसिमेट्रिक कैटलिस्ट। दे एक्सपेरिमेंटेड विद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। ओके, सो दिस आर एसिमेट्रिक कैटलिस्ट। नाउ लेट्स कम टू न्यूज इन शॉर्ट। तो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ऑन पैन इंडिया बेसिस। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ये मैंने PT 365 में पढ़ाया था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होती है उसके लिए ये वैक्सीन लॉन्च की है इंडिया ने, और ये जो है अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि पैन इंडिया ये यूज़ होगी। ठीक है, ये अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये एक न्यूमोकोकल डिसीज जो है इज अ नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ डिसीज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से कॉज्ड होते हैं, जो कि बैक्टीरियल डिसीज है। न्यूमोकोकल डिसीज कैन अकर इन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम कॉजिंग न्यूमोनी, मैग्नेटाइटिस, बैक्टीरियमिया एंड ब्रोंचिटाइसिस, ये सब कॉज करती है। इन अराउंड अगर बात करें तो इन इंडिया में 16% ऑफ डेथ जो है चिल्ड्रन की ड्यू टू न्यूमोनी होती है। अब आते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। तो ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जो कि इंडिया ने लॉन्च किया है। किसके लिए, जो कि 26.7 मिलियन न्यू बॉर्न्स को टारगेट करते हैं एंड 29 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन को एनुअली टारगेट करते हैं। तो अभी जो है इसके अंदर जो इम्यूनाइजेशन, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर 12 वैक्सीन्स जो है इसके अंदर डाली गई हैं। पहले 10 थी, 10 डिसीज़ के लिए वैक्सीन थी, अब जो है 2 डिसीज़ के लिए और भी दे गई है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब देखते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन होती क्या है। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है किस टाइप
एक टाइप ऑफ वैक्सीन होती है जो कि वीक एंटीजन होते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटीजन को एक साथ कंबाइन करके वो हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब हमारे बॉडी के अंदर जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करती है कि वो जो है डिसीज को कंट्रोल कर पाए और प्रिवेंट कर पाए। ओके, तो कॉन्जुगेट वैक्सीन और जो भी आरएनए बेस्ड वैक्सीन, जीन बेस्ड वैक्सीन, वो मैंने आपको पीटी 365 में फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाई है, तो आप प्लीज़ जाके उससे ज़रूर पढ़िए। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज वैक्सीन का इतना चल रहा है, ठीक है, तो वो आप जाके पढ़ लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू WHO ने अभी रिकमेंड किया है कि वर्ल्ड का पहला एंटी मलेरिया वैक्सीन जो है वो उन्होंने बोला है विच इज़ नोन एज RTS-AS01। तो RTS-S जो है ये है एक मॉस्क्यूरिक्स मलेरिया वैक्सीन है जो कि चिल्ड्रन को दी जा रही है इन सब सहारन अफ्रीका, ठीक है। तो WHO ने अभी रिकमेंड किया कि इसका यूज़ आप करना शुरू करिए। मोर देन 2,60,000 अफ्रीकन चिल्ड्रन जो है अंडर एज ऑफ 5 ईयर वो ख़त्म हो जाते हैं एनुअली। मलेरिया जो है, अब मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया जो है एक पैरासाइटिक डिसीज़ है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड होती है थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड, मतलब जो भी एनोफिलस मॉस्किटो होता है वो अगर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो अगर काट लेता है तो उसके थ्रू। और देयर आर 5 पैरासाइट स्पीशीज दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमन। प्लाज्मोडियम, दो जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट पोज करते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है ग्रेटेस्ट थ्रेट पोज करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जो कि WHO रिलीज करती है, उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो मतलब इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में अगर बात करें तो लार्जेस्ट रिडक्शन हुआ है मलेरिया केसेस में। इंडिया हाउएवर फिर भी वो स्टिल 88% ऑफ मलेरिया केसेस का अकाउंट करता है और 86% ऑफ मलेरिया डेथ जो है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इंडिया में होती हैं, ठीक है। अब WHO ने रिपोर्ट बताया कि हाई एंटी मलेरिया ड्रग रेसिस्टेंस जो है इन त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में लाया गया है। इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लिए हैं, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन 2016 to 2030 और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 से 22 तक। ओके, तो दिस इज द मलेरिया। नाउ लेट्स कम टू WHO सॉलिडेरिटी क्लिनिक ट्रायल फॉर कोविड-19। तो ये भी मैंने आपको PT 365 में पढ़ा है। तो बहुत सारी न्यूज़ जो है वो PT 365 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो प्लीज़ जाके आप उसमें भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी जो आएगी PT 365 उसमें फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, तो इसलिए आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, और या फिर आप पीछे जाके भी देख सकते हैं। फिर WHO सॉलिडेरिटी क्लिनिक ट्रायल फॉर कोविड-19, तो इंडिया ने अभी रोल आउट किया है नेक्स्ट फेज WHO का सॉलिडेरिटी ट्रायल का, विच इज सॉलिडेरिटी प्लस नाम से, जिसका एम है कि जो भी न्यू ड्रग्स इन्वेंट हो रहे हैं, मतलब बनाए जा रहे हैं कोविड-19 पेशेंट के लिए, उनको इफेक्टिवनेस को एनहांस करने के लिए, उनको अच्छे मतलब उनको उनका नेगेटिव इफेक्ट ना हो उसके लिए इंडिया जो है 52 कंट्रीज में से एक है जो कि WHO के सॉलिडेरिटी प्लस ट्रायल में का मेंबर है। इन 2020 अगर बात करें तो WHO ने सॉलिडेरिटी ट्रायल को इशू किया था जब कोविड-19 आया था। इंडिया ट्रायल विल स्टडी ट्रू ड्रग्स, तो 2 ड्रग्स को वो स्टडी करेंगे, इमैटिनिब एंड इनफ्लिक्सीमैब, ठीक है। इमैटिनिब जो है ये कैंसर्स, जो सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, और इनफ्लिक्सीमैब जो है ये इम्यून सिस्टम में जो भी डिसीज़ होती है उनके लिए यूज़ की जाती है। ओके, सो दिस इज़ द सॉलिडेरिटी क्लिनिक ट्रायल। तो अगर क्वेश्चन आते हैं सॉलिडेरिटी क्लिनिक ट्रायल किसका है, तो WHO का है। फिर वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च, तो कंसोर्टियम जो है वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। एंड विच इज कैरिंग आउट सर्विलेंस ऑफ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो कि जोनोटिक भी होते हैं और ट्रांसबाउंडरी पैथोजन से भी होते हैं, मतलब सारी डिसीज़ को ये स्टडी करने के लिए लॉन्च किया है। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन को एनिमल के हेल्थ से कनेक्ट करके, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करके इस तरह रिकग्नाइज करना, तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड है। फिर वन हेल्थ इज अप्रोच टू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशन, रिसर्च इन मल्टीपल सेक्टर एंड कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर टू अचीव पब्लिक हेल्थ आउटकम्स, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच इंक्लूड फूड सेफ्टी, कंट्रोल ऑफ जोनोसिस, कॉम्बैटिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, सो दिस इज द वन हेल्थ अप्रोच। फिर ICMR ड्रोन्स रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, तो इट इज़ ये क्या है, एक आई ड्रोन नाम का प्रोग्राम है जो कि एक डिलीवरी मॉडल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। आई ड्रोन से आपको नाम समझ में आएगा कि हमारी जो है
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च कर सकती है, बट ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है वैक्सीन डिलीवरी को फैसिलिटेट करने का, कि जो भी हैं, जो भी हमारे रूरल एरियाज है, रिमोट एरियाज, हिली एरियाज जहाँ पे वैक्सीन पहुँच नहीं पा रही है, तो वहाँ तक पहुँच पाए। जो भी मतलब टेरेन्स जो है बहुत गंदे हैं, तो वहाँ तक भी पहुँच पाए। आई ड्रोन जो है ये बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे बाय डिप्लॉइंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड ड्रोन्स टू रिमोट एरियाज। ऑब्वियसली आपने ड्रोन्स देखे होंगे, शादी वगैरह में भी लगे रहते हैं, तो उन ड्रोन्स को यूज़ करके हम जो है सारी वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाएंगे। करेंटली प्रोजेक्ट जो है अभी परमिशन मिला है मणिपुर में इम्प्लीमेंट करने के लिए और नागालैंड एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार के लिए। रिसेंटली आई ड्रोन यूज्ड अ मेन इंडिया ड्रोन टू फैसिलिटेट कोविड-19 वैक्सीन नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, फिर आता है नासा लूसी मिशन लॉन्च। तो सोलर पावर्ड मिशन है, सोलर पावर्ड मिशन इज द नासाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो नासा का ये पहला मिशन है जो कि जुपिटर्स के ट्रोजन एस्ट्रॉइड को डिटेक्ट करने के लिए है। लूसी मिशन किसके लिए? जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, जो भी सोलर सिस्टम के इनसाइड है। ट्रोजन ऑर्बिट, ये ट्रोजन जो है वो किसको ऑर्बिट करते हैं? सन को ऑर्बिट करते हैं टू लूज ग्रुप में, विच वन ग्रुप लीडिंग जो कि जुपिटर के पहले होता है, दूसरा जो है उसके बाद होता है। ओके, तो ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स है। एस्ट्रॉइड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो पहला है मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है मार्स और जुपिटर के बीच में। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो लार्जर ऑर्बिट और जो हमारे लार्जर प्लैनेट होते हैं उनको ऑर्बिट करते हैं। और नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स वो होते हैं जो कि हमारे अर्थ के क्लोज में ऑर्बिट करते हैं। ओके, तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द कल्चर पार्ट। तो कल्चर भी मैं इसी में ख़त्म कर दे रही हूँ। ओके, तो कल्चर में सबसे पहला है कलमकारी पेंटिंग। तो वाई इन न्यूज़? तो करुपुर कलमकारी पेंटिंग जो है तमिलनाडु से, उसको अभी जीआई टैग मिला है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जीआई टैग जनरली पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या और जो है तमिलनाडु से चीज़ें उनको मिला है जीआई टैग। तो रिलेटेड न्यूज़, कल्लाकुरिची वुड कार्विंग जो है तमिलनाडु से, उनको अभी जीआई टैग मिला है। कल्लाकुरिची वुड जो है वो एक कार्विंग टाइप की है जो वो करती है, जो टेम्पल्स में की जाती है। टेम्पल्स में जो भी हमारे वुड से बने वो रहते हैं, उसमें उन आइटम्स में इसको बहुत अच्छे से ये कार्विंग बनाई जाती है। फिर अदर जीआई टैग जो तमिलनाडु से मिले हैं वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर अबाउट जीआई टैग, अब जीआई टैग होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक साइन है जो प्रोडक्ट को दी जाती है, जो कि स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन, मतलब किसी एक जगह से, स्पेसिफिक जगह से इवॉल्व हुए हैं, जो किसी ने बनाया उनको दिया जाता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये राइट, ये हेल्प करता है कि जो भी थर्ड पार्टी है उनको प्रिवेंट करता है कि वो राइट को यूज़ नहीं कर सकते, वो उस चीज़ को लेकर उस चीज़ को बना नहीं सकते। और ये प्रोटेक्टेड होता है अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, और ये कवर्ड है ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर भी और WTO का जो WTO के अंदर। और जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया है। और ये टैग जो है 10 साल के दिया जाता है और हर 10 साल में आप रिन्यू करा सकते हैं इसको। ओके, तो दिस इज द जीआई टैग। नाउ लेट्स कम टू मोर अबाउट न्यूज़। तो तमिलनाडु कलमकारी पेंटिंग जो है ये प्योर कॉटन क्लॉथ में की जाती है, और ये जो है ज़्यादातर ये हमेशा टेम्पल्स में यूज़ होती है फॉर अम्ब्रेला कवर्स एंड सिलेंड्रिकल हैंगिंग्स, चैरियट्स कवर्स के लिए। कलमकारी पेंटिंग जो है वो करूपुर और उसके सराउंडिंग विलेज जो है वहाँ पे की जाती है। ओके, फिर अबाउट कलमकारी पेंटिंग, तो कलमकारी पेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो बहुत फेमस है। तो ये एक टाइप की हैंड पेंटिंग है और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है जो कि पूरे इंडिया में प्रोड्यूस होता है और वॉल में हैंग की जाती है। कलमकारी लिटरली मीन्स कलम मतलब पेन यूज़ करके जो भी आप चीज़ें करते हैं, और कारी मतलब वर्क, आर्ट वर्क डन यूजिंग अ पेन। ये जो है कॉटन और सिल्क फैब्रिक में की जाती है विथ अ टैमरिड पेन यूजिंग नेचुरल डाइज। और दिस कलरफुल आर्ट्स इनका जो है 3000 BC से जो है हम ज़्यादा पहले से हमको एविडेंस मिलने लगे हैं। ट्रेडिशनल स्टाइल जो है कलमकारी की वो श्री
श्रीकालाहस्ती मतलब कालाहस्ती जो है चेन्नई में होती है, मछलीपट्टनम हैदराबाद में है। द पेंटिंग एट द टाइम यूज हिंदू डाइटीज और हिंदू मैथोलॉजीज को यूज़ करते थे। दिस आर्ट जो है वो मुगल्स ने पेट्रोनाइज किया था, पर्टिकुलरली इन गोलकोंडा, एंड मोस्टली नेचुरल डाइज जो है यूज होते हैं कलमकारी में, जिसमें 23 स्टेप्स में होते हैं। ओके, फिर डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ऑफ कलमकारी आर्ट इन इंडिया, तो श्रीकालाहस्ती स्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हिंदू पैट्रोनोज, हिंदू हिंदू रिलीजियस के लिए। यहाँ पे कलम और पेन यूज़ होता है फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए। ओके, जो कि हैंड से किया जाता है, और रामायण महाभारत और ये सब जो है मैथोलॉजिकल डेटीज़ को बनाया जाता है, और दीज आर डिपिक्टेड ऑन स्क्रॉल्स, टेम्पल हैंगिंग एंड चैरियट बैनर्स। फिर मछलीपट्टनम आती है। पेडेना कलमकारी आर नोन एज मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, जिसमें वेजिटेबल डाइट ब्लॉक पेंटिंग इन्वॉल्व करते हैं फैब्रिक में। ये एक पर्शियन आर्ट है जिसमें ट्रीज वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, लीफ डिज़ाइन, ये सब पेंट किए जाते हैं ब्लॉक्स में। ओके, सो दिस इज द कलमकारी पेंटिंग श्रीकालाहस्ती एंड मछलीपट्टनम स्टाइल। नाउ लेट्स कम टू अदर ब्लॉक पेंटिंग प्रिंटिंग आर्ट इन इंडिया। तो गुजरात में अजरक प्रिंट होता है, राजस्थान में संगनेरी, अजरक एंड दाबू होता है, मध्य प्रदेश में बाग प्रिंट होता है, भैरव ग्रांट प्रिंट होता है, कलकत्ता और सेरमपुर में, वाराणसी, फरुखाबाद में अगर बात करें तो ये जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स है ब्लॉक पेंटिंग के। अदर फोक आर्ट्स जो है हमारे, लिपाक्षी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में होता है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग राजस्थान में होता है, अम्बेर जयपुर ऑब्वियसली राजस्थान, मधुबनी पेंटिंग आपको पता है बिहार, मिथिला और बिहार वगैरह रीजन में होती है, कथकली केरला में होती है, दलखई डांस उड़ीसा में होता है, पावाकुथु केरला का है, नायका पेंटिंग जो है मदुरई और तांजवुर का है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ कलमकारी पेंटिंग। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट। तो नोबल पीस प्राइज 2021 का अभी जो मिला है जर्नलिस्ट मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव को मिला है। किस कंट्रीब्यूशन के लिए? कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेफगार्ड करने के लिए जो भी वो चीज़ें अपनाई थी, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है। ओके, जो भी प्री कंडीशन है हमारी डेमोक्रेसी की, उसके लिए। फिर नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर अगर बात करें 2021 का, तो वो तंजानियन राइटर अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला है फॉर देयर वर्क दैट एक्सप्लोर्स अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो जो उन्होंने कॉलोनिज्म के बारे में बताया है। फिर निहांग्स क्या है? अब निहांग्स जो है एक ऑर्डर है सिख वॉरियर्स का, जो कि कैटेगराइज बाय ब्लू रोब्स, जिसमें एंटिक्वेटेड आर्म्स वगैरह, सॉर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर जो है जब गुरु गोविंद सिंह जो थे 1699 में, तब से ये इसका क्रिएशन हुआ है। द टर्म निहांग सिग्निफाइज द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ ऑफ द क्लैन, मतलब क्लैन की जो भी, मतलब जो सिख कम्युनिटी है उनकी, सिख क्लैन है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ को सिग्निफाई करते हैं। देयर फ्रीडम की वो जो है डेथ, वो जो है लड़ने से नहीं डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, रेडी मतलब हमेशा रेडी रहते हैं एक्शन लेने के लिए। ठीक है, वर्दी पोजेशन जो भी हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ है उनसे अटैच नहीं होते। निहांग्स आर टुडे डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स में डिवाइडेड है, लूजली ऑर्गेनाइज्ड इन 2 दाल्स, बुद्धा दाल एंड तरुणा दाल। ओके, तो दीज आर द 2 दाल्स जिसमें वो ऑर्गेनाइज्ड है, डिवाइडेड है। निहांग्स जो है मेजर रोल प्ले किए थे सिख पंथ को डिफेंड करने के लिए, जब फर्स्ट सिख रूल आया था 1710 से 15 तक, ड्यूरिंग द ऑनस्लॉट ऑफ अफगान रूलर अहमद शाह दुरानी जब आए थे। ठीक है, और गटका जो है ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, जो कि पंजाब का, ये निहांग्स जो है वो वो परफॉर्म करते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ कल्चर पार्ट। आई विल स्टार्ट विथ एथिक्स, एंड एथिक्स बचा है और आपका कुछ मतलब स्कीम्स बची हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।